स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था ट्रांसक्रिप्शन के दो स्टेप्स हमने किए थे प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ये फर्स्ट टू स्टेप्स जो थे ट्रांसक्रिप्शन के वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें फर्स्ट स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। मैंने ये बोला था कि इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स जो 4 डिफरेंट टाइप्स के राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स होते हैं वो अपने अपने ट्राइफॉस्फेट्स में चेंज होते हैं। इस स्टेप को हमने एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स नाम दिया। सेकंड स्टेप जो था फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट, यानी डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, वन which runs from 5' end to 3' end and the second one which runs from 3' end to 5' end, ये दोनों uncoil and unzip करेंगे under the influence of helicase enzyme and a proper concentration of magnesium ions। और इस तरह से ये जो हमारे पास दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट होते हैं तो उनमें से ये वाला जो स्ट्रैंड है which runs from 3' end to 5' end, इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट और फॉर्मेशन ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब आज हमने बात करनी है थर्ड स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन कैसे होती है, यानी मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन स्टार्ट कैसे होता है, उसकी फॉर्मेशन किस तरह से स्टार्ट होती है। तो जब अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग हो गई टू स्ट्रैंड्स की, यानी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट जब हो गया हमारे पास, तो ये सीधा नहीं बनेगा, यानी एकदम से ऐसे फॉर्मेशन नहीं होगी। सबसे पहले क्या होगा, यानी दोनों स्टेप्स ये इंटर रिलेटेड है, सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। सबसे पहले क्या होगा कि एक 3' एंड ऑफ जो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होता है उसके 3' एंड के ऊपर एक रीजन होता है विच इज कॉल्ड एज प्रमोटर रीजन, जिसको हम प्रमोटर रीजन या प्रमोटर बोलते हैं। ये जो प्रमोटर रीजन है, इट इज दैट रीजन ऑन दी 3' end of template strand of DNA which provides a site। प्रमोटर रीजन कौन सा है, which provides a site for the attachment of RNA polymerase enzyme and transcription factors। ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन फैक्टर्स की अटैचमेंट के लिए, प्लस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो आरएनए की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन दो के अटैचमेंट के लिए साइट जो रीजन प्रोवाइड करता है दैट इज कॉल्ड एज प्रमोटर रीजन। और ये प्रमोटर रीजन कहां पे लोकेटेड होता है, इट इज लोकेटेड ऑन द 3' end of टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, विच रन्स फ्रॉम 3' end to 5' end। ये जो प्रमोटर रीजन है इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज के अंदर एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, विच इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर। तो ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अंदर जो सिग्मा फैक्टर है दैट रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर रीजन ऑन द 3' end of टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड। और प्रमोटर रीजन को हम टाटा बॉक्स और प्रिग्नो बॉक्स भी बोलते हैं। टाटा बॉक्स इसलिए बिकॉज दिस रीजन इज रिच इन एटी, एडिनोसिन, एडेनिन एंड थायामिन। इन दो में ये रीजन जो है ये रिच होता है, इस कारण से हम इस रीजन को क्या बोल देते हैं, प्रमोटर रीजन को TA बॉक्स यानी कि टाटा बॉक्स, या आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्कवरर इसको हम प्रिग्नो बॉक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो
रीजन है या जिसको हम बोल रहे हैं टाटा बॉक्स एंड, इस रीजन के साथ जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैच करते हैं, देन अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग ऑफ 2 डीएनए स्ट्रैंड्स टेक्स प्लेस। यानी मैंने जो बात बोली थी कि सेकंड एंड थर्ड स्ट्रैंड बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों जो हैं वो साइमल्टेनियसली होते हैं। यानी जैसे ही प्रमोटर रीजन के साथ ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपने आप को अटैच करवाता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैच होते हैं, only then uncoiling and unzipping of 2 DNA strands start taking place। तभी ये अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग जो है वो होनी शुरू होती है और ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद बेस पेयरिंग। अगला स्टेप जो हमारे पास आता है, फोर्थ स्टेप, बेस पेयरिंग। जब अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग होगी, यानी ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, तब क्या होगा कि ये प्रमोटर रीजन से स्टार्ट होगी बेस पेयरिंग। यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, यानी जो 4 डिफरेंट टाइप के राइबोन्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट्स यानी एएमपी, जीएमपी, सीएमपी एंड यूएमपी, इनकी एक्टिवेशन के बाद ये बन गए थे एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। तो ये 4 डिफरेंट टाइप के जो एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, they start pairing with the nucleotides of template strand of DNA according to base pairing rules which were given by चार्गफ। चार्गफ नाम के आदमी ने बेस पेयरिंग रूल्स दिए थे, वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। तो जैसे ही ये अनकॉइलिंग एंड अनजिपिंग होगी, तो ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है उसके साथ जो एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो बेस पेयरिंग करनी शुरू कर देते हैं। यानी कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होनी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब कि जहां थायामिन होगा, थायामिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड होगा, उसके ठीक सामने एडेनिन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड की पेयरिंग होगी। एडेनिन के सामने यूरेसिल कंटेनिंग, क्योंकि आरएनए में इन प्लेस ऑफ थायामिन यूरेसिल होता है। साइटोसिन के सामने गुआनिन कंटेनिंग, एडेनिन के सामने यूरेसिल, और सिमिलरली साइटोसिन के सामने गुआनिन एंड गुआनिन के सामने साइटोसिन। इस तरीके से बेस पेयरिंग जो है विद कंप्लीमेंट्री बेसिस जो है वो होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन पेयरिंग किसकी होगी, एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। नेक्स्ट है फिर इसके बाद जब ये बेस पेयरिंग हो जाएगी, तो बेस पेयरिंग के बाद जो एडिशनल फास्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, एडिशनल फास्फेट मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, रिलीज। तो उनके रिलीज होने से क्या होगा, एनर्जी, एनर्जी की लिबरेशन, लिबरेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द रिलीज ऑफ एडिशनल फास्फेट मॉलिक्यूल्स। बेस पेयरिंग के लिए ये ट्राइफॉस्फेट्स बने, लेकिन जो दो एक्स्ट्रा फास्फेट मॉलिक्यूल जुड़े थे अब वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट। और उनके सेपरेट होने के कारण क्या होगा, बॉन्ड टूटने के कारण क्या होगा, एनर्जी लिबरेट होगी। और ये एनर्जी जो है वो इन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो कि बेस पेयरिंग कर चुके हैं विद द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, उनमें आपस में क्या बनने शुरू हो जाएंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये एक चेन बननी स्टार्ट हो जाएगी अब। तो इस तरह से ये कंटिन्यूस चेन जो है, जो जिन्होंने बेस पेयरिंग की थी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स ने, अब वो आपस में जुड़ने शुरू हो गए टू फॉर्म ए चेन ड्यू टू द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रिलीज ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट्स। नेक्स्ट है फिर इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए चेन। तो ये भी इसी से रिलेटेड है।
कि जो एनर्जी निकली वो एनर्जी इनके आपस में के बीच में बॉन्ड्स, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में, तो ऐसे ये कंटिन्यूस चेन जो है वो 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ बननी शुरू होगी विद द हेल्प ऑफ structural genes which are located in between the promoter region and terminator region। ये जो टेम्पलेट डीएनए स्टैंड होता है, इस टेम्पलेट डीएनए स्टैंड में जहां 3 प्राइम एंड के ऊपर प्रमोटर रीजन है, वहीं 5 प्राइम एंड के ऊपर यानी अपोजिट एंड के ऊपर टर्मिनेटर रीजन होता है। प्रमोटर रीजन से इनिशिएशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की, और टर्मिनेटर रीजन जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्मिनेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए चेन, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में हेल्प करता है। और इन दोनों के बीच में जो ये डीएनए की सेगमेंट है, इसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जो आरएनए की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। तो ये इन बिटवीन द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर रीजन, जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसको हम स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। तो मैं क्या चीज बोल रहा हूं कि पहले तो बेस पेयरिंग हुई, बेस पेयरिंग के बाद जो एडिशनल फास्फेट मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो गए, जिससे एनर्जी निकली, और वो एनर्जी यूटिलाइज हुई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए चेन, यानी ये अब चेन कंटिन्यूसली बननी शुरू होगी फ्रॉम प्रमोटर टू टर्मिनेटर रीजन। नेक्स्ट है चेन टर्मिनेशन एंड सेपरेशन। चेन टर्मिनेशन एंड सेपरेशन, जैसे ये चेन आगे से आगे बनती गई टुवर्ड्स दी 5 प्राइम एंड, तो जो ये 5 प्राइम एंड होगा डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड का, वहां पे एक टर्मिनेटर रीजन होता है, और उस टर्मिनेटर रीजन में दो फैक्टर्स हैं, रहो फैक्टर यानी RH-O फैक्टर, रहो फैक्टर, विच हैव एटीपीएज एक्टिविटी। एटीपीएज एक एंजाइम है, तो रहो फैक्टर जो है जिसमें कि एटीपीएज एक्टिविटी होती है, उसकी हेल्प से, एंड NUS-G फैक्टर, इन दो फैक्टर्स की हेल्प से ये जो टर्मिनेटर रीजन होगा ये क्या करेगा, इट विल रिलीज एंड सेपरेट द मैसेंजर आरएनए चेन एट 5 प्राइम एंड। ये जो 5 प्राइम एंड होगा टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड का, वहां पे टर्मिनेटर रीजन इन दो फैक्टर्स की हेल्प से, रहो फैक्टर एंड NUS-G फैक्टर, इन दो की हेल्प से क्या करेगा, यहां से मैसेंजर आरएनए की चेन को सेपरेट कर देगा। और ये मैसेंजर आरएनए की चेन जैसे ही सेपरेट हो गई तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन क्या थी, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या था, तो फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हमने ट्रांसक्रिप्शन नाम दिया था। तो ये डिफरेंट 6 स्टेप्स में ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। लेकिन ये जो मैसेंजर आरएनए बनेगा, ये मान लो ये हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए आ गया, ये आरएनए का मॉलिक्यूल आ गया, इस आरएनए के मॉलिक्यूल के ऊपर अब प्रोटीन्स की यानी पॉलीपेप्टाइड्स की सिंथेसिस होनी है। इफ दिस आरएनए is responsible for formation of one type of polypeptide chain, then it is known as primary transcript। तब इसको हम बोलेंगे primary transcript। if it is responsible for formation of single type of polypeptide, then it is known as primary transcript। and if it is responsible for many polypeptide synthesis, then it is known as secondary transcript। अगर बार बार वो इस्तेमाल होता है तो फिर इसको हम बोलेंगे secondary transcript। और अगर एक ही बार इस्तेमाल होता है पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए, then the messenger RNA is known as primary transcript। तो ये ट्रांसक्रिप्शन का यानी प्रोटीन सिंथेसिस के 2 स्टेप्स थे। पहला ट्रांसक्रिप्शन, तो उसके ये 6 स्टेप्स। अब इसके बाद सेकंड स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है, तो ये जो मैसेंजर आरएनए हमारे पास आ गया,
अब इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड, इसके बेसिस के ऊपर अब प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। यानी इसको अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें तो चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज, न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज, चेंज ऑफ न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज ऑफ mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए to the amino acid language, amino acid language of proteins, as the proteins are the polymers of amino acids, और मैसेंजर आरएनए यानी कोई भी आरएनए या डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। यानी न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के और प्रोटीन्स पॉलीमर होती हैं अमीनो एसिड्स की। तो चेंज ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज ऑफ मैसेंजर आरएनए इनटू द अमीनो एसिड लैंग्वेज ऑफ प्रोटीन्स, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। यानी मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो जितनी भी क्या है न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, इसको हम जेनेटिक कोड भी बोल देते हैं। तो इसका चेंज होना या इसके मुताबिक प्रोटीन्स का बनना कैसे, विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, सबके साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। तो इतनी बात अभी हम करेंगे। नेक्स्ट जो है वो फिर ट्रांसलेशन का जो मैकेनिज्म है उसकी बात बाद में करें। थैंक यू।